हेलो हेलो। आने दो ना यार, लोग आ जाओ। ये आईटीआई नॉन आईटीआई चला परेशान कर दिया। इतना न गरियाता है ना, कहता है आप आईटीआई वालों के फेवर में नहीं है। हमको ही नहीं समझ में आता है साला, एक भी वीडियो बताओ जिसमें हम ये नहीं बोले हैं कि ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। नहीं बोले हैं क्या? अभी भी बोल रहे हैं कि ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। अभी भी देखो, आईबी से फोन है, आधा घंटा चाटा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, चल रहा है। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं ग्रुप डी वालों के साथ, आईटीआई वालों के साथ गलत हुआ है। अगर नोटिस आया था कि आईटीआई अनिवार्य कर देंगे तो करो, इस बात से पीछे कहाँ कोई है। लेकिन गलत तरीके से चीजें होंगी तो कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलना है। हम कह देंगे हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, उससे तुम्हारा फायदा होगा कि तुम्हारे लिए उचित जगह पर उचित बातें जाएंगी, तब तुम्हारा फायदा होगा। लो, हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम भी बोलो हाँ सर ठीक कर रहे हैं। व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? क्या मिलेगा फाइनली? बताओ, कुछ मिलेगा तो? मान लो हम तो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कौन आईटीआई है कौन नॉन आईटीआई है, तो ग्रुप डी का बैच है, हम किसी से पूछे हैं? लेकिन हम आईटीआई वालों के फेवर में हैं। इसलिए कि आईटीआई के लिए नोटिस निकाला गया था कि ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होगा, जिसके बिना पर बच्चों ने आईटीआई किया। हम आपके फेवर में इसीलिए हैं। भले ही 80 लाख बच्चा हमारा विरोध करे, कुछ भी करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट दैट। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। नोटिस निकाला था रेलवे ने कि लेवल 1 के पोस्ट में आईटीआई अनिवार्य रहेगा। ये बात 2019 में उन्होंने कहा था, अभी 2025 है तो आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। तो लेकिन मेरी मांगे ये है कि आप आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों की वैकेंसी अलग अलग दीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट नॉन आईटीआई वाले भी हैं जो नॉन टेक्निकल हैं। जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट है, सुपरवाइजर है, उसमें आईटीआई की जरूरत नहीं है। अब दोनों के लिए 1 लाख पद दे दीजिए, आईटीआई का अलग रिजर्व सीट दे दीजिए, नॉन आईटीआई का अलग रिजर्व सीट दे दीजिए, खत्म कहानी। 1 लाख पोस्ट दे दीजिए आप, फायदा तो इसी से होना है, नहीं होना है? अच्छा, मान लो लड़ भी लेते हैं, चलो मामला कोर्ट में भी चला जाता है, तो कोर्ट में भी जाएगा तो सिर्फ आईटीआई जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पर तो नॉन आईटीआई फिर से रह ही जाएगा, नहीं रहेगा? तुम तो यही क्लेम करोगे ना कि आईटीआई ग्रुप डी में होना चाहिए, चूंकि सिग्नल मेंटेनर का पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है। फिर भी तो वो आधा आधा बट ही जाएगा, नहीं बटेगा? रेलवे मान लो ये लॉजिक देगी कि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें हम लोग नॉन आईटीआई रख देते हैं, ये टेक्निकल पोस्ट है इसमें आईटीआई रख देते हैं, तो वैकेंसी तो बट जाएगी ना। तो तुमको फिर फाइनली तो 10,000 वैकेंसी मिलेगी। और वैकेंसी अगर 1 लाख हो जाती है और तब तुमको रिजर्व कर दिया जाता है 35,000 40,000 सीट के लिए, 50,000 सीट के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब क्या कहें हम, और हम फिर कह रहे हैं कि हम कल का क्लास अपलोड नहीं हुआ है, देखो तुम चेक करो, तुम काहे नहीं अपलोड हुआ, तो चेक करो। तो इसमें क्या गलत है? अब तुम ही लोग बताओ क्या गलत है। क्या कहता है इसके झा धोखेबाज है, ये है वो है, इसके झा मुर्दाबाद। बड़ा समस्या है। अब करें तो क्या करें बता? हम भी, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है किसके तरफ जाएं। इधर जाते हैं तो वो गाली देता है, उधर जाते हैं तो वो गाली देता है, तो हम बीच का रास्ता निकाल लें कि चलो ये कर लो।
का फायदा हो जाएगा। पता नहीं ये कैसे करें। आईटीआई में जो भी पोस्ट लेवल 1 में आएगा तो सब आईटीआई का हो। तो ये सरकार करने के फेवर में नहीं है। सरकार का मानना यह है कि अगर हम आईटीआई अनिवार्य कर देंगे तो नॉन आईटीआई वाले फिर आंदोलन करेंगे। वो अभी तक चुप इसलिए हैं, वो भी बाहर से वेट एंड वॉच में देख रहे हैं, वो छोड़ थोड़े देंगे। तो इसलिए रेलवे चाह रही है कि चलो दोनों को मौका दे देते हैं। उसी के जगह पर अगर हम लोग ये मांग उठाएं कि नहीं आईटीआई नॉन आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी दी जाए और वैकेंसी 1 लाख दिया जाए तो दोनों साथ मिलकर अपनी मांग को रख भी पाएंगे। लेकिन नहीं, ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं होना चाहिए क्योंकि आईटीआई वालों के साथ गलत हुआ है, उनको बोल दिया गया, अब बोल के फिर रेलवे पीछे आ गई। आप बता की करे, तुम मेरे जगह पे रहेगा तो क्या करेगा, तू ही बता। तो वो काम हम ही कर लेते हैं। बताओ किसी कुछ बोलना है? एक आदमी कोई बोल सकता है, बोलो केकरा बोलना है। किसके अंदर आग है निकाल लो। हम मॉर्निंग वाला क्लास अपलोड करवाते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। अभी हम अपने बहुत परेशान चल रहे हैं। हाँ, वो तो इसके अपोज में किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। ये तो तुम हमको मस्का लगा रहा है। यूट्यूब पे देखो इतनी गालियां पड़ रही है। ये जब मौका मिला साल भर पहले तो तू कहाँ था? चट्टा 1 साल पहले ही ना मौका मिला है, 6, 7, 8 महीना पहले कहाँ था तुम? आ जाओ इधर। स्पीड एंड वेलोसिटी का लेक्चर 1 नॉट अवेलेबल। देखो तो ये क्या लेक्चर है? दूसरा 1, 2 चेक करो। चले। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, और इसका SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी पर पावर -2। यहां तक हो गया था। हम लोग वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होगा? देखो 10 - 10 बटा 2। वेग में परिवर्तन अगर हम लोग निकालते हैं 10 - 10 बटा 2 बराबर कितना? 0। फिर यहां भी अगर हम निकालते हैं हुआ 20, प्रारंभिक वेग 10। दस 20 - 10 बटा 2 बराबर कितना? 5। और अगर ये प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम हुआ तो घटता वेग हुआ कि बढ़ता? तो घटता वेग हुआ त्वरण की मंदन? मंदन हुआ तो इसका मान कितना आ जाएगा? -5। लेकिन इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। करते हैं क्या? मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है? समान। जैसे 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, तो यहां त्वरण निकालोगे 4 में से 2 गया 2, 1। यहां त्वरण निकालोगे 6 में से 4 गया बटा 2, 6 - 4 बटा 2, तो यहां भी 1। बोलो तो त्वरण का मान अगर एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है कि एक समान रूप से घट रहा है? पहले 2 फिर 4 फिर 6, 2 3 5 9 रहता तो एक समान रूप से नहीं बढ़ता। तो पहले 2 फिर 4 फिर 6 हो रहा है, मतलब एक समान रूप से अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान देखो कांस्टेंट रह रहा है। बोलो हाँ, यू प्रारंभिक वेग कम होगा और अंतिम वेग ज्यादा होगा तो त्वरण की मंदन, कल बताए थे ना हो। प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा, अंतिम वेग कम होगा तो मंदन। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग
नहीं करते हैं। यहां से पढ़ाना था क्या? नहीं, भी बता दिए थे, बताए थे। ऐसे गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, नहीं बताए हैं? ऐसे ना करो जाने मन। ये क्वेश्चन इस बार रेलवे 2024 में पूछा है, डेटा भी यही है, आंसर का डेटा यही है। रेलवे ने लेकिन गलत आंसर दिया है। अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल u का मान जो है 72 किलोमीटर पर आवर है और 5 सेकंड के बाद टाइम का मान कितना, 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, यानी अंतिम वेग कितना हो गया, 0। तो उस कार का मंदन क्या होगा? ए बराबर व्हाट? ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। ए का मान v का मान कितना है? इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 72 गुना 5/18, 18 चौका 72 कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड ना। अरे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो यहां हो जाएगा अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग तो 0, ब्रेक लगा दिया तो अंतिम वेग 0। विराम से चलेगा तो u का मान 0, विराम से चलेगा u का मान 0, तो e हो गया 0 माइनस u का मान कितना है? किसी कार की प्रारंभिक चाल यानी u कितना है? 20 बटा टाइम कितना है? टाइम कितना है? 5। कितना हो जाएगा ये? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ माइनस, लेकिन उत्तर कितना होगा? उत्तर कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करता। उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी 4। अब गति का समीकरण है एस अगर विस्थापन हो, विस्थापन मतलब एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि जहां से चले फिर वहीं पहुंच गए तो विस्थापन कितना है ना। ये मेरे किताब में नहीं है, ये मेरे किताब में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे किताब में। जब तुम देखोगे कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर फेंका जाता है और वह वस्तु फिर नीचे आ जाता है तो विस्थापन कितना होगा? ये क्वेश्चन है, नहीं है? एक क्वेश्चन हम बनवाए थे ना, एक वस्तु को 5 मीटर के ऊपर फेंका गया और वह फिर नीचे आ गया तो विस्थापन का मान कितना? 0। दूरी कितना? दूरी 10। 5 गया 5 आया। हाँ, आप परिधि वाला भी बताए थे कि जहां से चला वहीं पहुंच गया तो विस्थापन कितना? 0। यही क्वेश्चन पूछा है कि जहां से चला वहीं पहुंच गया तो विस्थापन का मान कितना होगा? 0। अब देखो, अगर S विस्थापन हो, U प्रारंभिक वेग हो, V अंतिम वेग हो, A त्वरण हो, A क्या हो? लाइट ऑफ करो तुम, लाइट आज काम करवा देना यार, इसका सब लाइट ऑफ कर दो, लाइट का स्विच ऑफ करो ना। बस बस हो गया, छोड़ दो। अब देखो, F क्या है? विस्थापन। S क्या है? U प्रारंभिक वेग है, V अंतिम वेग है, A क्या है? त्वरण, है ना। और T क्या है? देखो हमेशा ध्यान रखना, छोटी टी समय है, बड़ी टी आवर्तकाल है। बड़ी टी क्या है? और G गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी पृथ्वी का त्वरण। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल। पृथ्वी एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न करती है जिसे कौन त्वरण कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F क्या है? विस्थापन। U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, A त्वरण, T समय, G गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 या 10 होता है। अब दोस्त मेरे, छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय दिया गया मान या उत्तर अगर फ्रैक्शन में हो तो 9.2, 9.8, 19.6 इस टाइप का अगर रहे तो G का मान कितना लेना है? 9.8। और अन्यथा कितना लेना है? 10। अगर अपने मन से लेना हो तो कितना लेना है? 10। अब देखो, गति की जो परिभाषा है, गति की परिभाषा गैलीलियो ने दी थी। किसने दी थी? किसी भी देखो, गति का नियम कहेगा तो न्यूटन ने,
न्यूटन का पहला नियम गति का, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है ना। लेकिन अगर गति की परिभाषा और गति के समीकरण की बात आएगी ना, तो गैलीलियो ने दिया था। गति किस वेग से कोई पिंड ट्रेवल करेगा, इसके बारे में किसने कहा था? गैलीलियो ने। लेकिन अगर गति के नियम की बात करोगे ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन गति के परिभाषा और या तथा समीकरण किसने दिया था? अब परिभाषा और समीकरण की अगर बात करोगे तो ये पहला समीकरण है गति का, v बराबर u प्लस at, जिसमें v वेग है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u प्रारंभिक वेग है, s विस्थापन है और t क्या है? समय। और a क्या है? त्वरण। अब दोस्त मेरे तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फिक्स है कि ये पहला ही है, ये दूसरा ही है, ये तीसरा है। तुम इसको पहला, इसको दूसरा नहीं कह सकते। ये फिक्स है। कैवा समीकरण है? पहला। ई कैवा? दूसरा। ई कैवा? तीसरा। ये फिक्स है, बोलवे नहीं करेंगे। ई कैवा समीकरण है? पहला। ई दूसरा। ई फिक्स है, पहले से। नहीं समझ में आया? अब ये बात, ये गैलीलियो का ये गति का समीकरण है। गति का नियम वो है जो क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सुना है ना? क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो गति का नियम है। ये गति का समीकरण है। बोलो ने। अब तुम गौर से देखो, तुम कैसे याद रखोगे कौन कैवा समीकरण है? ये तो याद रखना होगा ना कौन कैवा समीकरण है। तो इसको याद रखने के लिए दोस्त मेरे, आपको एकदम सिंपल सी चीजें करनी है कि इसके मल्टीप्लाई में कितना है? नहीं कुछ है तो एक है। यहां कितना है? हाफ। यहां कितना है? 2। तो जिसके मल्टीप्लाई में एक है वो प्रथम समीकरण है। थर्ड टर्म में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। तो जिसके मल्टीप्लाई में एक है वो कैवा समीकरण है? प्रथम। अब बच गया हाफ और 2। तो हाफ मतलब बीच में, हम लोग कहते हैं आधा आधा काट दो, मतलब बीचे बीच काट दो। बोलो। तो हाफ मतलब बीच में, तो ये हो गया तुम्हारा बीच में। बीच से 1 2 3 के बीच में कैवा है? दूसरा। और एक हाफ और 2 में सबसे बड़ी राशि कौन? सबसे बड़ा समीकरण कौन? तीसरा। ये कैवा समीकरण हो गया? तृतीय। नहीं समझा? एक से मल्टीप्लाई है पहला, हाफ से मल्टीप्लाई यानी बीच में दूसरा, और 2 सबसे ज्यादा यानी तीसरा। क्लियर? अब कौन किस चीज को बताता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, u और a को अपने मन से 0 मान लेना है, और तब जो बच जाएगा वो उसको बताता है। जैसे ये वेग और समय को बताता है, इसमें आओगे ये विस्थापन और समय को बताता है, ये वेग और विस्थापन को बताता है। ये वेग और समय को बताता है, ये विस्थापन और समय। विस्थापन को स्थिति, जैसे हम यहां वहां से यहां 10 मीटर की दूरी पर हैं, ये मेरा विस्थापन भी है और ये मेरी स्थिति भी है। अच्छा, हम अभी कहां हैं इसका पता आप कैसे लगा पाइएगा? मेरी स्थिति से। हम आपको अगर कह दें कि हम 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि 200 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ये हमसे किस स्थिति पर है। तो क्वेश्चन आता है किसी की स्थिति का पता कैसे चलता है? दूरी और विस्थापन से। किसी की स्थिति का पता कैसे चलता है? दूरी और विस्थापन से। दूरी और किससे? हाँ, कौन बोला सर? कोई बात नहीं, बोलिए। किसी की स्थिति का पता किससे चलता है? दूरी और विस्थापन से। तो देखो, ये वेग समय ग्राफ, वेग और समय को बताता है, ये विस्थापन या स्थिति समय को बताता है, ये वेग और विस्थापन या स्थिति को बताता है। विस्थापन को ही क्या कहते हैं? स्थिति। तो पहला समीकरण हो गया v बराबर u प्लस at। कैसे पता चलेगा कौन किस समीकरण को बताता है? तो u और a को 0 मान लेंगे। आपका ये काहे 0 मान लेंगे? क्योंकि u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग कोई भी वस्तु विरामावस्था से चलता है, इसलिए u का मान क्या मान लेंगे? 0। और त्वरण जो है एक समान वेग से अगर चलेगा तो त्वरण का मान क्या मानेंगे? 0।
अब मामला क्या है दोस्त मेरे, अब गौर से देखिए, अब पहला दूसरा तीसरा में कोई दिक्कत। अब मामला क्या है कि अगर यहां से हाँ तीनों इक्वेशन में आप देखिए एक चौथा इक्वेशन भी होता है, there is a fourth equation also, Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, बट इसका nवें सेकंड में विस्थापन है, ये विस्थापन है और ये क्या है, चौथे सेकंड में यहां से पिंड चलना शुरू किया, चौथे सेकंड में क्या विस्थापन हो, बोलो। तो u प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, बोलो रे, आई nवां सेकंड है, ये क्या है, -1 है, बोलो। ए लड़की बताओ लंबाई कैसा है मात्रक, द्रव्यमान का, समय का, समझ में आया। Fn इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। Fn क्या है, nवें सेकंड में विस्थापन, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, 2 इंटू n nवां सेकंड यानी चौथा सेकंड में विस्थापन। तो अब मामला क्या है, चलो हम पहले इस तीन ही समीकरण पर चर्चा करते हैं। ये चौथे समीकरण पर आज तक कंपटीशन में कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। दोस्त मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, गौर से देखो, इस समीकरण में 4 अननोन है, भी यू ए टी है, इस समीकरण में भी 4 अननोन है, एस यू ए टी, इस समीकरण में भी 4 अननोन है, भी यू ए एस। कितने अननोन है, सभी में 4 अननोन है कि नहीं है, यू भी ए टी, एस यू ए टी, भी यू ए एस, देखिए 4 अननोन है और एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू पता चलता है। अगर हम आपको यहां दे दे x प्लस वाई बराबर 2, तो बताइए तो क्या आप x और y की वैल्यू निकाल पाइएगा, कोई निकाल सकता है? तुम कहोगे हिट एंड ट्राई से सब निकाल देंगे, माना कि y बराबर 2 तो x बराबर इतना, वो एक सटीक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम आपको कह दें x प्लस 2 बराबर 5, बताइए x का मान कितना निकाल दीजिएगा, कितना, x का मान कितना, ये उस साइड चल जाएगा, बोलो x का मान कितना आ जाएगा 3, इससे निकलेगा x y का मान। अगर दो इक्वेशन ये और ये इक्वेशन ले लेंगे तब खट से निकल जाएगा। अगर मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकलता है, तो ये जो एक इक्वेशन आपको मिला हुआ है इससे एक ही अननोन का वैल्यू मिलेगा, तो 3 गो का वैल्यू दे देगा, चौथा का मांग लेगा, 3 गो का दे देगा, चौथा का मांग लेगा, 3 गो का दे देगा, चौथा का मांग लेगा। नहीं समझा, 3 गो का दे देगा, चौथा का मांग लेगा, कोई 3 दे देगा, ये तीनों दे देगा, ये मांग लेगा, ये तीनों, ये 2 और ये 3 दे देगा, ये मांग लेगा, ये और ये दे देगा, ये मांग लेगा, कोई 3 दे देगा, चौथा मांग लेगा। खाली होशियारी क्या करना है, इसका सवाल हम लोग जब क्लासरूम में हुआ करते थे तो टीचर बना के चले जाते थे, हम लोग से नहीं बनता था, किसी से नहीं बनता था। उसका रीजन था कि टीचर्स ने बेसिक्स नहीं बताया कि कब यू को 0 ले लेना है, कब ए को 0 ले लेना है, ये कब भी को 0 ले लेना है, वो अपने मन से अपने हिसाब से ले लिया करते थे और सवाल बना के चल जाया करते थे। हम लेकिन आपको बताए हैं कि जब विरामावस्था से चलेंगे तो यू का मान 0 लेंगे, नहीं कुछ रहेगा यू के वाले में इंफॉर्मेशन, तब भी यू का मान अपने मन से 0 ले लेंगे, क्योंकि पिंड है तो विराम से चलवे किया होगा, बोलिए, और ब्रेक लगा देंगे तो भी का मान 0 हो जाए, और एक समान वेग से चलेंगे तो त्वरण का मान 0 हो जाए। नहीं बुझा रहा है, बोलो ने, नया नया स्वेटर हम खरीद के लाए हैं, ठीक लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है ना, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उड़ा लो, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे, लेकिन हमको तो अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, वेरी गुड। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है तैयो हम पहनेंगे। देखो
मेरे कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि इसमें से 3 अननोन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चौथा मांगेगा तुमसे, तो 3 गो अननोन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको निकाल। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, तुमको क्लू क्या क्या है वो देखो। प्रारंभिक वेग अपने मन से यू का मान 0 ले लेना है। जब तक अगर क्वेश्चन में नहीं दे दिया तो जो दिया वो लेना है, और नहीं दिया तो यू का मान 0। विराम से चला तब भी यू का मान 0, ब्रेक लगा दिया तब भी का मान 0। क्लियर? एक समान वेग से गया, इसका मतलब एक्सीलरेटर नहीं लिया है, इसका मतलब ए का मान 0। इतने क्लू है। इसके बाद सवाल आपके बनने लगेंगे बहुत आसानी से। अब देखो, ये तो हो गया क्षैतिज में, इसमें हो गया तो तेरा सजना सवरना है किस काम का, यही सब तुम सुनना ही चाहता है। तोरा विस्थापन और त्वरण में थोड़े इंटरेस्ट है, वो तो तू जबरदस्ती जो है ना, पापी पेट का सवाल ना होता तो अभी क्लास से उठ के चले जाते सर, है ना दोस्त। लेकिन क्या करोगे, सबका माध्यम बना हुआ है। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। चौथा तो जानवे करता है। फिर ई हो गया क्षैतिज में। उदग्र में अगर हम करें, उदग्र में एक होगा ऊपर की ओर और एक होगा नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है ना, वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये तो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, तो बात करेंगे इस पर। ऊपर की ओर जब जाएगा ना, तो खींच रहा है कि खिंचाव का विरोध कर रहा है? विरोध कर रहा है ना, तो माइनस जी। जहां जहां ए है उसके बदले में माइनस जी। और अगर नीचे की ओर आएगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण का सपोर्ट कर रहा है कि विरोध कर रहा है? ए नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी का त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब बस सब इक्वेशन में खाली ए के जगह माइनस जी रख दो तो इस कंडीशन का आ जाएगा, ए के जगह प्लस जी रख दो तो इस कंडीशन का आएगा। गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं, पहला समीकरण एस v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा समीकरण एस एस बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। यहां आते हैं पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण इज s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ नहीं किए, ए के जगह पर खाली क्या पुट किए हैं, g। एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ध्यान से देखो, पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी कब, जब क्षैतिज में जाएगा। और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये कंडीशन लगेगा, और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये कंडीशन लगेगा। नहीं है बुझा होगा ना, नहीं बुझा हो, देखो एक बार फिर समझाते हैं। अगर हम अभी क्षैतिज में चल रहे हैं उदग्र में, तो हम इस कंडीशन के सारे इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, माइनस जी की प्लस जी। वाई एक्सिस के अपोजिट होता है प्लस माइनस। वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर प्लस नीचे माइनस होता है ना, लेकिन ऊपर माइनस जी होता है, नीचे प्लस जी होता है। नहीं बुझाया? बोलो ना रे, मरुआइल है, रातों में खाया है, भोर में नहीं है खाया है। तो अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस जी, नीचे की ओर जाएंगे प्लस जी। अब तुम गौर से देखो, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो अंतिम वेग तो अपने मन से 0 ले लेंगे, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रारंभिक वेग अपने मन से 0 ले लेंगे। लोड ज्यादा लग रहा है कि ये सब चला, सब आसान है, खाली एक बार समझ में आने की जरूरत है।
ठीक है, अभी बोले ना साइकिल चलाना कितना मुश्किल था, नहेने सपोर्ट है, नहेने सपोर्ट है, और साला तैयो गड़क जाता है नहीं, तो इसका मतलब ई भी आसान है, बस समझने की जरूरत है। बोलो ना रे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हम बोले थे अंतिम वेग 0, तो भी का मान तो इस सब कंडीशन में 0 ले लेंगे। बोलवे जो नहीं करता है ना तो और मियाज गर्म हो जाता है। बोलो ना रे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0, इस कंडीशन में यू का मान हर जगह 0 ले लेंगे, ठीक है। और जी का मान तो फिक्स है, ये पूरा उदग्र के दोनों कंडीशन में जी का मान 9.8 या 10 ले लेंगे, तो 2 पैरामीटर तो हमको मिल गया। इस कंडीशन में भी जी का मान 9.8 या 10, इस कंडीशन में भी जी का मान 9.8 या 10, हर जगह 4 अननोन है, भी यू जी टी। भी का मान अपने मन से 0 ले लेंगे, जी का मान 9.8 या 10 होता है तो यू दे देगा, टी मांग लेगा, टी दे देगा, यू मांग लेगा। बोलो, यहां आओगे यू का मान अपने मन से 0 ले लेंगे जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो, आज जी का मान 9.8 या 10 होता है तो भी दे देगा, टी मांग लेगा, टी दे देगा, भी मांग लेगा। ऊपर से गिराएंगे तो कौन 0, ऊपर से गिराएंगे यू 0। बोलबेज नहीं करता तो और न मियाज गर्म हो जाता है। बोलो ना रे, बाबू मेरे, सोना मेरे, मुनमुनिया हमर, बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या होगा आंसर, बता। बोलो ना रे, आंसर बोलो ना रे। ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते मेरा आदत हो गया है, थ्योरियों में बोलते हैं बताओ आंसर क्या होगा। ये समझा कि नहीं? अभी तक चला हमको लगता है लगभग 1.5 लाख प्लस ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके होंगे। 2014 में इसी स्टेज से शुरू किए थे हम, उस स्टेज से इसके जस्ट बगल में ये वो दोनों जगह पढ़ाते थे, कुछ क्लास वहां कुछ क्लास यहाँ, जहां तुम लोग टेस्ट मारने जाता है हॉल में। अभी तक ऐसे ही भोरे भोरे उठ के आते हैं, लंबा लंबा छोड़िए रहे। बात को 11 साल हो गया। और दोस्त मेरे, आप एकदम आराम से इत्मीनान से समझिए, हम अपने जीवन में यही एगो चीज देखे हैं, जो बच्चा खाली इस बात से पॉजिटिव है कि हमको समझ में आ जाएगा, उसको आ जाता है, और जो इस बात से निगेटिव है कि ना ना हमारे बस के बात नहीं हो रहा, जिंदगी में कभी नहीं आता है। हम बोले तो ओ नहीं सीख पाता, खाली तुम अगर सोच लेता कि हमसे ओ होगा कि नहीं होगा। बहुत लोग नहीं है ना सीख पाया रे, बहुत लोग सीख पाया नहीं सीख पाया, निरक्षर तो अभी भी लोग हैं। सर बुक के क्वेश्चंस कैसे करें? बुक के क्वेश्चंस होंगे दोस्त मेरे, उसके ऊपर बारकोड लगा हुआ है, बारकोड स्कैन कीजिए, जो क्वेश्चन में दिक्कत है उस पे क्लिक कीजिए। ये बात तो नहीं है, बोलो दोस्त, लाओ ना हम करके दिखाते हैं, तुमको खोजने नहीं आ रहा होगा। न्यूमेरिकल का ऑर्डर जो है ना, शुरू से अंत तक उसी ऑर्डर में है। क्वेश्चन गिन के जैसे 22 नंबर पे न्यूमेरिकल खत्म होगा ना तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन, तो 23 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल में, लेकिन तुमको क्वेश्चन नंबर 23 पे क्लिक करना है। समझा मेरा बात? उसी हिसाब से है। वैसे हम उसका और भी एक एडवांस तरीका निकाल रहे हैं। क्लियर है? बोलो ना रे, आप देखो, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन गति का परिभाषा और समीकरण हो गया वही, v बराबर u प्लस at, समीकरण हो गया। और गति का नियम हो गया क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होते, बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। समझा? गति के समीकरण और गति के नियम में अंतर है। गति का समीकरण और परिभाषा किसने दिया था? गैलीलियो ने। अभी जो हम आपको बताए हैं ये गति का नियम है। ये गति का क्या है? नियम। अभी जो बताएं वो गति का समीकरण है, आगे जो बताएंगे क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये गति का क्या है? नियम है, जिसने क्या जो किसने दिया था? न्यूटन ने। अब देखिए, क्षैतिज में अगर होगा
तो v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोलिए उधर नीचे से ऊपर की ओर होगा तो a की जगह माइनस जी, ऊपर से नीचे की ओर होगा a की जगह प्लस जी। बोलो, पहला वीडियो अपलोड हो गया है। अजी नियम और परिभाषा, जैसे नियम इस घर का नियम है, इस घर का नियम है कि जब आप इस घर में आए पेंट में हक के ना आए, बदबू देगा। आ सकता है क्या कोई? ये नियम है। इस घर की परिभाषा ये है कि इस घर में आप आइएगा तो आपको ऊपर से पानी टपकेगा तो नहीं आएगा आपके पास, हवा आएगी तो नहीं आएगा, धूप आएगी तो नहीं आएगा। वह जगह जहां ना धूप जाए ना पानी गिरे, छांव का अनुभव हो, उसे घर कहते हैं। लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिसको आपको फॉलो करना है। बिना रसीद के आइएगा, अधिकारी महोदय वहां जो डीएम साहब रहते हैं वो आपको नहीं आने देंगे। ये नियम है, नहीं है। नियम और परिभाषा में अंतर नहीं है। हम कहेंगे इस घर को परिभाषित कीजिए, हम कहेंगे इस घर के नियम क्या है, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनाब बोलिए, किसका? गति का। गति देखो परिभाषा हम बोलते हैं, सुनना। गति वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसे हम गति कहते हैं। और बोलो क्या बोले? ये परिभाषा हुआ। नियम, नियम 3 हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। हम जब पढ़ाना शुरू किए तो चौथा पचमा में होगा, हमरा से नहीं भीरो, ठीक है ना दोस्त। चूस चाट तो हमरा से ज्यादा थोड़े कर पाएगा तुम। गति की परिभाषा वह भौतिक राशि जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। बिना गति के आप जा पाइएगा? गति का नियम 3, क्रिया के बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया तीसरा, F बराबर है में दूसरा, जड़त्व का नियम, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाइबल ना लगे, पहला। सच पूछो तो मेरे जीवन की शुरुआत इसी डिफिनेशन से हुई थी। ऐसे ही एक लड़का वहां से हमको कोई बात पूछा था, पहला क्लास मेरा जो था 2014 का, उसमें हम घुसे, लड़का हल्ला करने लगा, चूजा को हटाओ, चूजा को हटाओ, चूजा को हटाओ। बड़ी समस्या है। हम बोले देखिए एक काम कीजिए कि हमको आधा घंटा आप लोग पढ़ाने दीजिए, 2 मिनट पढ़ाने दीजिए। 2 मिनट तो दे सकते हैं? बोला जी सर। एक आदमी को समझ में नहीं आएगा, हम स्टेज हाथ खड़ा कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, हम स्टेज पर से उतर के चल देंगे। इतना सिंपल है। हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, एक आदमी को समझ में नहीं आएगा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि नहीं, हम आज जो स्टेज से उतर के जाएंगे फिर कभी नहीं आएंगे। सब चुप। 1.5 घंटा तक पढ़ाते रह गए, कोई हाथ नहीं उठाया। फिर हम, वो लड़का लेकिन पूछा था न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? F बराबर है में। उनसे सवाल किया कि बताइए सर न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? बस इतने घटना हुआ था। उसके बाद हम स्टेज पर से चले गए। उसके बाद जो दूसरा टीचर आया जो पहले से पढ़ा रहा था, तो कहता है इसको हटाओ, चूजा को लाओ, इसको हटाओ, चूजा को लाओ। तो दोस्त मेरे, हाँ अब देखो समानता का सिद्धांत, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। समानता का सिद्धांत अभी हम हटा दिए हैं अपने बुक से, हटल है ना, अभी हटा हुआ है। देखो इधर आते हैं ना, पुराना वाला किताब में होगा, नया वाला में हटा दिए। नया वाला में भी है, कोई बात नहीं, उसको लेटर ऑन पढ़ाएंगे जब तुमको हम एस यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर अभी ही पढ़ा देंगे, अभी ही पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लो तुम। लो पहले वही पढ़ा देते हैं। समानता का सिद्धांत क्या है? समानता का सिद्धांत है दोस्त मेरे
कि जैसे S बराबर या V बराबर U प्लस AT होता है ना, यही पढ़ाना था, इसीलिए यहीं पर है। ये पहले यूनिट एंड डायमेंशन में है पूर्णा में, अब नवकबला में यहां डाले हैं। सही है। V बराबर U प्लस AT, बताओ इसका मात्रक क्या होगा? वेग है तो मीटर पर सेकेंड, ये भी वेग है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसको कहेंगे मीटर पर सेकेंड। देखो सही है कि नहीं, ध्यान से देखो दोस्त मेरे, एकदम इत्मीनान से देखो कि V बराबर U प्लस AT, बोलो हाँ, मात्रक हो गया इसका मीटर पर सेकेंड वेग का, इसका भी मात्रक, इसका तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। बोले वे नहीं करें, इसका बीमा निकालते हैं, एल टी में ना, एम का एल, एस का टी, इसका भी निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं, होगा? तो बताओ प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान है, इसी को समांगता का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक पद का, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। तो दोस्त मेरे ये हो गया मात्रक, ये हो गया बीमा। क्लियर? अब देखो किसी और का ले लो, किसी और का हूं, ही स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS है ना, तो वेग का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड, और होल स्क्वायर बराबर, अरे पावर पे पावर गुना होता है, तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर पावर -2, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अरे प्रारंभिक वेग हो कि अंतिम वेग हो, मीटर पर सेकेंड है ना। वीडियो अवेलेबल हो गया प्रिंस? हाँ, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो। और बीमा जो है, बीमा भी सेम होगा, यहां देखो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब विस्थापन है तो विस्थापन का मीटर, ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले भैया नहीं करेगा, इसकी बीमा निकालेंगे अगर हम, तो एम स्क्वायर का एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ठीक है, बोलो। तो देखो जब प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, समान। इसका जो मात्रक और बीमा है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसी को कहते हैं समांगता का सिद्धांत। अब देखो देखो, भी का हो गया मीटर पर सेकेंड, यू का भी मीटर पर सेकेंड, त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हुआ। बीमा कितना, एल टी पर पावर, एल टी पर पावर, एल टी पर पावर, किसी का भी निकालोगे सेम आएगा, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, सेम आएगा। तो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान। अब नीचे मान लो एक समीकरण दिया हुआ है तुमको, यहां देखने में दिक्कत हो रही होगी, हम बड़ा लिख देते हैं, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी बराबर RT, ये समीकरण है ना। अब कह रहा है यहां ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगा। तो हम तो बोले समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होगा, समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होगा, समान। यानी P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, तो बताओ दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, अरे चला,
तो बल बटा क्षेत्रफल होगा, तो बल का होता है न्यूटन और बटा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बटा मीटर स्क्वायर। बाबू रे सोना रे, पी बराबर बताओ क्या हो जाएगा? केजी मीटर ऊपर जाएगा, -1 सेकंड पर पावर -2। इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम L -1 T -2। सही है? ये हो जाएगा M L -1 T -2। देखो इसका अभी का क्या होता है? भी आयतन है, तो आयतन है तो मीटर क्यूब, L क्यूब, बीमा क्या हो जाएगा? L क्यूब। अब ध्यान से समझना, कहते हैं स्कैन करने पर नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी अभी रोक दिया गया है दोस्त, ज्योग्राफी को रोका गया, स्कैन करने पर नहीं आ रहा है। एक बार अभी ट्राई करके देखो तो। अब देखो नहीं आ रहा है, देखें यानी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। देखे ना? अच्छा रुको, हम देख लेंगे, पहले हमको पढ़ाने दो, लास्ट में हम देख लेंगे। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। देखो इधर, इधर आओ ना, इधर इधर आओ, छोड़ दो ना, हम बाद में देख लेंगे। अभी हो गया यार, बड़ा समस्या है। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी, तो हम बताओ समांगता के सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं इसका जो मात्रक और बीमा होगा इसका समान होगा, यानी P का मात्रक और बीमा और ए बाई भी स्क्वायर का मात्रक और बीमा समान होगा कि अलग अलग होगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बी स्क्वायर, ए बराबर पी, पी का मान कितना है? एम एल -1 T -2। बोलो हाँ, एम एल -1 T -2। अब भी स्क्वायर बोलो तो एल क्यूब आकर होल स्क्वायर ना हो, बोलिए तो कितना हो जाएगा? ये बराबर एम एल पे पावर -1, 3 दूनी 6, 6 में से -1 गया 5, टी पर पावर -2। तो सही है कि गलत है? बोलो। फिर अगर हम बी का निकालते हैं, तो बी का निकालेंगे दोस्त मेरे, तो बी का बताओ क्या हो जाएगा? इसका मात्रक और इसका बीमा, दोनों का मात्रक और बीमा समान होगा। समांगता के सिद्धांत से बी बराबर भी लिख दें, बी बराबर मीटर क्यूब लिख दें। अरे बे आयतन है तो आयतन का मीटर क्यूब, तो इसको एल क्यूब लिख दें। नहीं बोल रहा है तुम लोग, सही कि गलत समझा? एक बार और समझा देते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो इसको हम अगर निकालते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का होता है एम एल टी -2, एरिया का होता है एल स्क्वायर। ये हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। बोलो यहां से अगर हम लोग करते हैं तो P बराबर ए बाई भी स्क्वायर, ए बराबर पी भी स्क्वायर, यहाँ ए बराबर पी का मान रख दिया डायरेक्ट एम एल -1 टी -2 भी स्क्वायर, यानी एल क्यूब का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया, पावर पे पावर गुना होता है, 3 दूनी 6 -1 कितना 5, एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2। यहां से अगर हम निकालते हैं बी बराबर भी लिख सकते हैं, बी बराबर क्या लिख सकते हैं? भी है, बी बराबर भी लिखेंगे तो भी का मान हो जाएगा मीटर क्यूब, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? एल क्यूब। बोलो नहीं समझे? इसी को कहते हैं समांगता का सिद्धांत। वैसे ही कभी पूछा नहीं गया है जनरल कंपटीशन में, लेकिन टॉपिक है, हो सकता है कभी पूछ दें। अब देखो कौन समीकरण क्या देता है? गति के समीकरण के नाम और उनके संबंध। यू का मान क्या मान लेना? 0, ए का मान 0, ये मान लेना है अपने मन से। तब जब आप देखिएगा तो ये जो पहला समीकरण है, यू और ए को 0 मानिएगा, तो बताइए किसको किसको बताता है?
वेग और समय, वेग और किसको, और ये u और a विस्थापन और समय को बताएगा। और ये तीसरा समीकरण में u और a को 0 मान लो, वेग और विस्थापन को बताता है। बोलो हाँ। अब देखो, जो बच्चा दोस्त मेरे रेगुलर क्लास नहीं करेगा उसको दिक्कत होना है। विस्थापन को ही स्थिति कहेंगे, अभी तुरंत बताए थे। विस्थापन को ही क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। एस, अब देखो एक बात बताओ, ए बराबर के इंटू बी, हम लिख सकते हैं ए समानुपाती बी। क्या होता है ये, क्या मामला है? मामला ये है दोस्त मेरे कि जब कांस्टेंट को हटाते हैं समानुपाती आता है, समानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। हमको ये बताइए कि अगर क्षैतिज में होगा तो ये पहला समीकरण एक से मल्टीप्लाई होगा, पहला कि दूसरा? हाफ से मल्टीप्लाई होगा दूसरा, दो से मल्टीप्लाई होगा तीसरा। कोई डाउट? पक्का? और सब में कितने अननोन है? 4। ऊपर की ओर जाएगा माइनस जी की प्लस जी, माइनस जी, या नीचे की ओर आएगा प्लस जी। कोई डाउट? ऊपर की ओर जाएगा माइनस जी, नीचे की ओर जाएगा प्लस जी। सही है? बोलो न रे। वाई एक्सिस का उल्टा होता है कि सीधा? वाई एक्सिस पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें होता है माइनस जी प्लस जी। गुरुत्वाकर्षण और जैसे सेम ही है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगता है। मैं समझ रहा था। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगता है। अभी इस पर चर्चा हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। ठीक है? तो हमने आपको कहा कि जब ऊपर जाएगा माइनस जी, नीचे आएगा प्लस जी। क्लियर है? अब कौन समीकरण किसको बताएगा? कुछ नहीं करना है, यू और ए को क्या करना है? हटा देना है। यू और ए को हटा दोगे तो बताओ ये किसको बताता है? वेग और समय। ये विस्थापन और समय, ये वेग और विस्थापन। क्लियर? यही ना पढ़ाए हम आपको। यहां से आगे चलेंगे हम लोग कल। कल आपकी ये कक्षा इस चैप्टर की हो जाएगी समाप्त। ठीक है? तो 2024 में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे कल। बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलता है। बोर्ड पीडीएफ का दोस्त जरूरत है क्या? आप लोग लिख लीजिएगा तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे हम देखते हैं बोर्ड पीडीएफ का भी कुछ करते हैं। बोलो, किसी को कुछ बोलना है? ज्योग्राफी को अभी स्टॉप किया गया है, हमको लगता है एक सप्ताह के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? बोलिए। आप लोग सब आदमी एक बार चला के देखिए तो किसका किसका चल रहा है। बिग बूस्टर ऐप खोल के देखिए, चल तो रहा है। बुक लेना है ऑनलाइन, कैसे लें? बुक लेने के लिए ये वाली बुक अभी हम आपको पढ़ाते हैं। ये तो 4th है, 5th है क्या? हमारे पास भी 4th है। ये 5th एडिशन की बुक हम पढ़ाते हैं। 600 पन्ने की किताब है, पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। और इसके लिए आपको आस ऑफिशियल ऐप पे जाइए, सबसे नीचे डाउन में जाइएगा, वहां बुक के सेक्शन में जाइए, वहां से ये बुक आप बुक कर सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। आप ये ना कहना कि बुक के लिए हम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है बुक खरीदने के लिए। 600 पन्ने का पीडीएफ प्रिंट निकालोगे 1200 रुपया लगेगा, और ये मार्केट में 370 रुपया में अवेलेबल है, 350 तक में मिल जाएगा। यहाँ तो मेरे यहाँ आके ले जाओगे 300 में मिलेगा। अब तुम कहोगे नहीं सर हम बुक नहीं लेंगे, मत लो यार, पीडीएफ तो डाल दिए हम, पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी का क्लास भी स्टार्ट होगा। क्यूआर कोड ऑलरेडी तुम्हारे ऐप में डाला हुआ है। तुम ऐप में जाओ, क्यूआर कोड मिल जाएगा पीडीएफ वाले सेक्शन में। देखो तो डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है तो उसको डलवाओ। क्यूआर कोड जैसे ही चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है क्या? हाँ करवाएंगे भाई। A to Z करवाएंगे। ये वाला वो वाला नहीं बोलो। आ रहा है? नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा होगा।
जिसका नहीं आ रहा है दोस्त, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। कितने लोगों का आ रहा है? कितने लोगों का नहीं आ रहा है? 2-3 लोगों का नहीं आ रहा है। 351 वो नहीं चढ़ा है इसलिए नहीं आ रहा। तुम किक गया क्यों 351 मेरे? देख रहे कितना बदमाश है। एनसीईआरटी भी होगा दोस्त, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। एनसीईआरटी बुक भी होगा, बायोलॉजी भी होगा। थैंक यू वेरी मच। लास्ट का 2-3 चैप्टर जो है ना, वो उसका चढ़ा नहीं है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का चढ़ जाएगा तो फिर करवा देंगे। है क्यूआर कोड डालो उसमें, क्यूआर कोड साइंस का भी और एनसीईआरटी का भी, दोनों का जो कंबाइंड क्यूआर कोड है वो डाल। नहीं, इतने अमीर नहीं है हम लोग। आईफोन किसके पास है, इसलिए हम लोग नहीं करवा रहे हैं। वैसे आपके पास है, कोशिश करेंगे आगे आपकी सेवा कर सके। बैठिए। हाँ, वीडियो में मेरे द्वारा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन हमने टीचर से करवा दिया है। आप उसको एंजॉय कीजिए, दिक्कत नहीं होगी। हम वैसे टीचर्स लगाए हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप करके देखिए। पढ़ता कम है, कुकियाता ज्यादा है, समस्या इन है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, पक्का। अच्छा, लगाते हैं इसका टेस्ट। सारा क्वेश्चन पहले बना लो, ठीक ना, तब लगाते हैं इसका टेस्ट। आज जो टेस्ट में बेस्ट आएगा उसको एक सुंदर सा गिफ्ट मिलेगा, ठीक ना। और गिफ्ट कलम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।